वैसे तो अगर आप देखें तो जहां ओवैसी वहां कंट्रोवर्सी। यही है भाईजान की पॉलिटिक्स का नया फॉर्मूला। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर नए विवाद में घिर गए हैं। अब तक तो ओवैसी पर सड़कों पर या फिर जनसभाओं में अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए भड़काऊ बयान देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार संसद के अंदर दिए ओवैसी के बयान पर बवाल हो गया है। संसद सत्र की शुरुआत के बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। अब तक 536 सांसद शपथ ले चुके हैं, लेकिन हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के बाद नए विवाद में घिर गए। ओवैसी पर संविधान के अपमान का आरोप लग रहा है। बीजेपी के कई नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने संविधान का हवाला देकर ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इसके लिए संविधान के किस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की जिस पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि ओवैसी का यह बयान हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि ओवैसी के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है, एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनकी सदस्यता अब खतरे में आ गई। असल में शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना के साथ ही जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया। यह शायद पहला मौका है जब संसद के अंदर शपथ लेने के बाद किसी सांसद ने किसी दूसरे देश के लिए नारा लगाया। इसीलिए ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतना बवाल होने के बाद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ओवैसी अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। पहले सुनिए अपने बयान पर मचे बवाल पर ओवैसी ने कहा क्या है। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको कानून का। यही नहीं, ओवैसी तो उनके खिलाफ हो रही शिकायतों को खोखली धमकी बता रहे हैं, एम्प्टी थ्रेट्स। सुनिए अपने विवादित बयान पर हो रही कार्रवाई की मांग पर ओवैसी ने क्या कहा है और फिर आपको बताऊंगा कि संसद के अंदर फिलिस्तीन की जयकार करने वाले ओवैसी की जुबान पर भारत माता की जय कहने के लिए कैसे ताला लग जाता है। asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. These empty threats will not work on me. ये वही ओवैसी हैं जिन्हें संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाने में तो कोई गलती नहीं दिखती, लेकिन भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने से उन्हें सख्त ऐतराज हो जाता है। इस पर ओवैसी यहां तक कह चुके हैं कि कोई उनके गले में छुरी भी रख देगा तो वो भारत माता की जय तो नहीं बोलेंगे। आप भी ओवैसी का साल 2016 में दिया गया ये बयान सुनिए जरा। तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया जा रहा है। आगे मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फिलिस्तीन के संदर्भ में क्या कहते हैं। बहरहाल बीजेपी ओवैसी पर हमलावर है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि अगर ओवैसी संसद के अंदर जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं तो उन्हें भारत माता की जय बोलने में शर्म क्यों आती है, जबकि वो भारत में ही तो राजनीति करते हैं और इसी देश का खाते हैं। टी राजा ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। सुनिए टी राजा ने ओवैसी पर क्या कहा है। ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ओवैसी शपथ लेने के बाद
फिलिस्तीन के नारे पर अपने कायम हैं, जबकि इसी नारे को लेकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने संविधान के आर्टिकल 102 और 103 का हवाला देकर ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी संविधान के इसी आर्टिकल का हवाला देकर ओवैसी के खिलाफ शिकायत की। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या संसद सदस्य के तौर पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर ओवैसी ने संविधान की अनदेखी की और क्या उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। असल में संविधान के आर्टिकल 102 के तहत सांसद की अयोग्यता के संदर्भ में नियम तय किए गए हैं। आर्टिकल 102D में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई सदस्य दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव जताता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जबकि संविधान के आर्टिकल 103 के मुताबिक अगर आर्टिकल 102 के तहत कोई सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो उस सांसद की सदस्यता पर अंतिम फैसले का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने ओवैसी के बयान को गंभीर मामला बताया है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। सुनिए अपनी शिकायत पर हरिशंकर जैन ने क्या कहा। जय फिलिस्तीन का नारा उस मन से लगाना यह साबित करता है कि वो कहीं न कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति एलिजेंस और एडहेरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये बहुत सीरियस मामला है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ का एक सांसद किसी विदेशी शक्तियों से मिला हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए आर्टिकल 102 बनाया गया है कि ऐसे लोग यहाँ सांसद नहीं हो सकते। उसके असल में तो ओवैसी को खुद भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी शपथ पर बवाल इतना बढ़ जाएगा। हालांकि ओवैसी राजनीति में नए नहीं हैं, वो हैदराबाद सीट से 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। ऐसे में उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि शपथ के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किन का नहीं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी और मुसलमान की राजनीति करने वाले ओवैसी फिलिस्तीन को शामिल कर कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे आए थे तो इंडी गठबंधन ने क्या क्या नहीं कहा था। कुछ लोग कहने लगे थे कि नरेंद्र मोदी अब वैसी सरकार नहीं चला पाएंगे जैसे पहले चलाते थे। हो गया, पहले अपने बूते लेकर आए थे सीटें तो उनकी चलती थी, अब सहयोगियों के बूते चलना है आगे, अब वो वाला रौला नहीं रहेगा। कुछ लोग कहने लगे थे कि बीजेपी को अब सहयोगियों के सामने तो नाक तक रगड़ना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि नरेंद्र मोदी का जो तरीका आप आज तक देखते आए हैं वो दबदबे वाला तरीका अब नहीं रहेगा। संसद में तो इस बार सरकार को विपक्ष पानी ही पिला देगा। लेकिन अब तक के संसद सत्र में जो कुछ हुआ उससे सबके लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि नरेंद्र मोदी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। आज संसद के पहले टेस्ट में ही नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी के इंडी गठबंधन ने सरेंडर कर दिया। स्पीकर के लिए वोटिंग भी नहीं हुई और बगैर वोटिंग के ही ओम बिरला फिर से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। स्पीकर के इलेक्शन के लिए विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और राहुल गांधी पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर लोकसभा में बैठे थे, लेकिन पहले ही टेस्ट में राहुल गांधी फेल हो गए क्योंकि संसद के पहले राउंड में नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीकर आसानी से बनवाकर राहुल गांधी समेत पूरे इंडी गठबंधन को करारी मात दे दी। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर पीएम मोदी ने क्या कहा वो सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि आज संसद में जो हुआ उससे क्या बड़े मैसेजेस पीएम मोदी ने उस इंडी गठबंधन को दे दिए जो इंडी गठबंधन चुनाव नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी की सीटें कम होने पर अब तक नाच रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना
ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। विनम्र, व्यवहार कुशल और मीठी मीठी मुस्कान। इंडी गठबंधन वालों को ये मुस्कान कितनी मीठी लगती है पता नहीं, लेकिन हमने आपको कल ही बताया था कि स्पीकर का चुनाव लड़कर इंडी गठबंधन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और नरेंद्र मोदी को अपनी मजबूती दिखाने का एक मौका खुद ही दे दिया। जैसा हमने बताया था वैसा ही हुआ। स्पीकर के चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि उनका दबदबा कायम है। नंबर कम होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार कमजोर है। आप देखिए संसद सत्र के 3 दिन में ही नरेंद्र मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन को पानी पिला दिया। पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर इंडी गठबंधन ने खूब हल्ला किया, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में झुकी नहीं और नियम के मुताबिक उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जिसे वो चाहते थे। फिर स्पीकर के पद को लेकर इंडी गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया, डेप्यूटी स्पीकर की शर्त रख दी, आखिर में अपना उम्मीदवार उतार दिया, सब कुछ किया, लेकिन स्पीकर के चुनाव में नरेंद्र मोदी की ही मर्जी चली। ओम बिरला को वापस स्पीकर बनाकर नरेंद्र मोदी ने यह मैसेज भी दे दिया कि भले ही इस बार विपक्ष के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन किसी को हल्ला हंगामा करने की छूट नहीं मिलने वाली, ना ही सरकार किसी तरह के प्रेशर में आने वाली है। प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के चयन के साथ नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भी उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी कि उनके नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, न सिर्फ मजबूत है बल्कि एकजुट है। जबकि स्पीकर का चुनाव लड़कर इंडी गठबंधन के अंदर जो दरारें हैं वो और खुलकर सामने आ गई। संसद में विपक्ष संविधान की कॉपी लहराकर माहौल बना रहा था, लेकिन आज संसद में इमरजेंसी का मुद्दा भी उठ गया जिसने विपक्ष के नैरेटिव को और कमजोर किया। इंडी गठबंधन की एक बड़ी हार यह भी है कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीकर बनवा लिया, बल्कि ओम बिरला को ही दोबारा इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। ओम बिरला के नाम से इंडी गठबंधन वाले बहुत चिढ़ते रहे। इंडी गठबंधन को लग रहा था कि मोदी झुक जाएंगे और ओम बिरला फिर से स्पीकर नहीं बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी क्लियर मैसेज दे दिया कि सदन पहले की तरह ही चलेगा, विपक्ष की मनमर्जी नहीं चलेगी। ओम बिरला के स्पीकर बनते ही विपक्ष ये समझ गया कि संसद में हल्ला और हंगामा करके खुद को ताकतवर दिखाने का फंडा नहीं चलने वाला। इसीलिए जो विपक्ष कल तक ये कह रहा था कि अब तक संसद में उसकी ही आवाज गूंजेगी, वो विपक्ष अब स्पीकर से यह अपील करने लगा कि विपक्ष की आवाज को दबाया ना जाए, उसे बोलने का पूरा मौका मिले। एक बार सुनिए ओम बिरला पर कैसे तकरार हुई और फिर आपको बताऊंगा कि स्पीकर के इलेक्शन के साथ ही आज इंडी गठबंधन की हसरतों पर कैसे पानी फिर गया। सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak. कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहां पर रखें और अपने देश को
आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ। विपक्ष जब इस सौजन्य की अपनी बात उठाने देने की ये तमाम बातें कर रहा है, अगर ये सब उस विवाद के बगैर हुआ होता जो इंडी ने शुरू करने की कोशिश की स्पीकर के मसले में, तो और सजता और शोभा देता। ओम बिरला को स्पीकर की चेयर पर देखकर इंडी गठबंधन वाले असल में टेंशन में आ गए, क्योंकि वो इस बार संसद में ये सोचकर आए हैं कि संसद में जो चाहेंगे वो कर लेंगे, संख्या बढ़ गई। लेकिन ओम बिरला ने आज जैसे ही लोकसभा स्पीकर का पद संभाला, वैसे ही उन्होंने इशारा दे दिया, संकेत दे दिया कि सदन में कुछ भी बदला नहीं है, सदन जैसे पहले चलता था वैसे ही अनुशासन में चलेगा। सुनिए ओम बिरला ने कैसे पहले ही दिन पद संभालते ही हंगामा कर रहे सांसदों को टाइट कर दिया। एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो तेवर देख लिए आपने। वैसे तो ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना कल ही तय हो गया था। अगर विपक्ष आम सहमति से मान जाता तो चुनाव की नौबत नहीं आती, लेकिन विपक्ष को यह लग रहा था कि वो स्पीकर पद का चुनाव लड़कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर देंगे और यह मैसेज भी दे देंगे कि वो आसानी से कोई चीज नरेंद्र मोदी को नहीं देने वाले। विपक्ष को यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी उनकी शर्त के सामने झुक जाएंगे और आसानी से डिप्टी स्पीकर पद दे देंगे। लेकिन विपक्ष का यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि पहली बात तो यह कि स्पीकर पद का चुनाव लड़कर इंडी गठबंधन के अंदर जो मतभेद हैं, जो दरारें जिनकी बात की जा रही थी, वो दरारें यहां पर नुमायां हो गई, सबके सामने आ गई। जबकि लोग कह रहे थे कि एनडीए में बहुत मतभेद हैं, एक गलती से सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के साथ और कौन कौन सी पार्टियां हैं वो भी क्लियर हो गया। जैसे स्पीकर के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला। और तीसरी बात, इंडी गठबंधन ने स्पीकर पद का चुनाव तो लड़ा, लेकिन वो उस तरह की फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल नहीं दिखा पाया जिसकी जरूरत थी। अगर वो दावा था आपका, वो तेवर थे आपके, तो फिर फाइटिंग स्पिरिट तो नजर आनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि आज लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। स्पीकर का चुनाव लड़कर कल इंडी गठबंधन ने जिस गेम की शुरुआत की थी, आज वो इसी गेम को बीच में छोड़कर भाग खड़ी हुई। इंडी गठबंधन में इतना कंफ्यूजन दिखा कि सब हैरान रह गए। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कल से आज तक क्या क्या हुआ। कल इंडी गठबंधन ने लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि वो इस बार वोटिंग करवाएंगे, डिवीजन होगा।
डेप्यूटी स्पीकर पर विपक्ष की बात नहीं मानी गई, इसलिए सरकार को सबक सिखाएंगे और ऐसे ही आसानी से स्पीकर का पद नहीं जाने देंगे हाथ से। लेकिन आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा तो यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया और ओम बिरला स्पीकर बन गए। अब मजेदार बात यह है कि विपक्ष के पास यह पूरा मौका था कि वो स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग की डिवीजन की डिमांड करते, लेकिन तब सदन में वोटिंग होती और वोटिंग के नंबर से पता चलता कि विपक्ष कितना मजबूत है या सरकार के पास कितने नंबर हैं। तो विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया। विपक्ष ने ध्वनिमत के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग तक नहीं की और ध्वनिमत के फैसले को आसानी से स्वीकार कर लिया गया। यानी विपक्ष अपने ही शुरू किए हुए गेम को अधबीच में छोड़कर भाग खड़ा हुआ और विपक्ष को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर वोटिंग हो जाती तो विपक्ष का हारना तय था। और इतना ही नहीं, विपक्ष के सभी सांसद सदन में मौजूद भी नहीं थे, जिसकी वजह से नंबर और कम होने का भी टैग इंडी गठबंधन पर लग जाता। इस फजीहत से बचने के लिए इंडी गठबंधन ने वोटिंग की मांग नहीं की। क्रिकेट की भाषा में समझें तो फजीहत के डर से विपक्ष ने टारगेट पूरा होने से पहले, टारगेट चेज होने से पहले ही खुद को रिटायर्ड हर्ट डिक्लेयर कर दिया। स्पीकर के चुनाव के वक्त ही विपक्ष के सरेंडर पर खुद एनडीए के सांसद हैरान हो गए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष वोटिंग की मांग कर क्यों नहीं रहा। जब सवाल उठने लगे तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद के बाहर आकर कह दिया कि वोटिंग से डर की कोई बात नहीं है, विपक्ष ने इसलिए वोटिंग की मांग नहीं रखी क्योंकि वो पहले दिन आम सहमति दिखाना चाहते थे। अरे भाई, अगर ऐसी ही आम सहमति दिखानी थी तो स्पीकर के चुनाव की नौबत ही क्यों आने दी गई? स्पीकर के नाम पर आम सहमति पहले ही दिखा देते। सुनिए जरा जयराम रमेश को। मैं आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूं, हमने डिवीजन नहीं मांगा। मांगा क्योंकि हमने उचित समझा कि पहले दिन एक आम सहमति बने, एक आम सहमति का माहौल बने, एक रचनात्मक कदम था हमारा। हम डिवीजन मांग कर सकते हैं। वो एक मुहावरा सुना होगा आपने, कहावत, रपट पड़े तो हर गंगे। स्पीकर के चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के बीच कितना तालमेल है इसकी भी पोल खुल गई, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद के बाहर आकर अलग तरह की बात कहनी शुरू कर दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सदन के फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वोट की मांग की गई थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि बीजेपी के पास बहुमत के नंबर नहीं, यह असंवैधानिक। यानी आप देखिए, कांग्रेस कुछ कह रही है कि हमने तो पहले दिन नाम सहमति दिखाने के लिए ऐसा किया, टीएमसी कुछ और कह रही है। इंडी गठबंधन में कितना कंफ्यूजन है ये एक बार फिर से साफ हो गया। सदन के अंदर स्पीकर का चुनाव छोटी सी लड़ाई थी जिसमें मोदी सरकार और इंडी गठबंधन के बीच में मुकाबला था, लेकिन इस छोटी सी लड़ाई में ही इंडी गठबंधन बिखरा दिखाई दिया। इस चुनाव को लेकर ना तो इंडी गठबंधन में कोई तालमेल दिखा और ना ही वो एकजुटता। स्पीकर चुनाव को लेकर रणनीति जो बनाई गई थी वो भी धराशायी हो गई। इंडी गठबंधन के अंदर एक फैसले को लेकर कितने मतभेद हैं ये भी सबके सामने एक बार फिर से आ गया। इंडी गठबंधन में सब पार्टियां एक ही लाइन पर आगे बढ़ेंगी, ऐसा होगा क्या? यह उदाहरण बता देता है कि ऐसा होने वाला है या नहीं। यानी जो गठबंधन अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने का दावा कर रहा है, उसकी अपनी जमीन कितनी मजबूत है ये सबके सामने आ गया। इंडी गठबंधन की दरारें अभी से दिखने लगी हैं और ये दरारें आगे और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना दिया गया है। राहुल गांधी के सामने चैलेंज होगा कि वो इंडी गठबंधन को कितना साथ लेकर चल पाएंगे और पूरा इंडी गठबंधन क्या राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर पाएगा? वैसे राहुल गांधी ने आज अपने बॉडी लैंग्वेज से बताया कि फिलहाल तो वो ये समझ रहे हैं कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है और नेता विपक्ष जैसा व्यवहार दिखना भी चाहिए। इसीलिए आज राहुल गांधी कुर्ता पायजामा पहनकर आए थे, जबकि कल वो कैजुअल लुक में थे। वो अक्सर व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं और व्हाइट टी शर्ट पहनकर ही कल उन्होंने सांसद के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन आज नेता विपक्ष के तौर पर पहली बार राहुल गांधी संसद में आए तो उनका लुक बदला हुआ था। राहुल गांधी से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर आज तब दिखी जब ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें उनकी कुर्सी तक ले जाया जाने वाला था। परंपरा के तहत प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष दोनों लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद उन्हें उनकी
आसन तक ले जाते हैं। ओम बिरला को जब अध्यक्ष चुन लिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने और आसन तक ले जाने के लिए आए। इसी में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को भी बुलाया गया। राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे और ओम बिरला को बधाई दी। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिलाया। फिर दोनों मिलकर ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक ले गए। और इन तस्वीरों की सबसे खास बात यह है कि जिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर कोई बधाई नहीं दी थी, उन्होंने आज पीएम मोदी की तरफ खुद आगे हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया। और पीएम मोदी ने भी इस जेस्चर को स्वीकार किया, हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने ऐसा नहीं दिखाया कि राहुल गांधी ने उन्हें जीत की बधाई नहीं दी तो वो भी मुंह फेर लें। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीसरे अटेम्प्ट में जाकर राहुल गांधी कांग्रेस को 99 सीटों तक ला पाए, जिसकी वजह से 10 साल बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिला। इसीलिए इस बार कांग्रेस में यह मांग हुई कि राहुल गांधी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि शुरू में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने पहली बार कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है तो इसी के साथ गांधी परिवार से नेता प्रतिपक्ष बनने वालों की लिस्ट में उनका नाम भी जुड़ गया।